ओके स्टूडेंट, तो लास्ट वीडियो में हमने प्योर कैपेसिटिव सर्किट के बारे में ठीक समझा कि कैसे वो काम करता है, कैसे उसमें लैग कौन होता है, लीड कौन होता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट सर्किट्स है उसमें कंबाइन होते हैं। कंबाइन मतलब जैसे रेजिस्टेंस और इंडक्टर साथ, या फिर रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस साथ। ठीक, तो जैसे RL सर्किट कहते हैं, RC सर्किट, ठीक है, LCR सर्किट। ठीक, तो जो फर्स्ट सर्किट है हमारा, ठीक, फर्स्ट सर्किट है आपका LR सर्किट या फिर RL सर्किट। ठीक, RL सर्किट। ठीक ठीक है, ऐसा सर्किट जिसमें आपका रेजिस्टेंस होगा और एक इंडक्टर लगा होगा, ठीक, सीरीज में, और यहाँ से AC सप्लाई दी होगी। ठीक है, मान लो यहाँ पर वोल्टेज जो R है ना, इसको R रेजिस्टेंस मान लेते हैं, ये इंडक्टर है, और यहाँ रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज है वो VR है। ठीक है, और जो आपका इंडक्टर है, जो ये इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो VL है, VL। ठीक है, अब यहाँ से मैंने जो वोल्टेज दे रखा है वो क्या है, V है। यही वोल्टेज इन दोनों में बटा हुआ है। ठीक है, चलो फिर अब देखो वेक्टर डायग्राम से देखो, ये आपका अगर मैं वोल्टेज बनाऊं, ठीक है, ये मान लो आपका ठीक है, ये आपका VR है। ठीक, अगर मैं इसको VR मानता हूँ, ठीक है, अगर इसको VR मानता हूँ तो जो आपका करंट है ना वो इसी में होगा। ठीक है, अगर मैं इसमें करंट फ्लो करता हूँ एक, ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक, अगर मैं इस लाइन को, इस वाली लाइन को क्या मानूँ, VR, मतलब जो रजिस्टर में जो वोल्टेज है वो मानता हूँ। ठीक है, तो इसमें जो करंट होगा ना, ठीक, I, वो इसी में होगा, इसी फेज में, क्योंकि रेजिस्टेंस के केस में वोल्टेज और करंट एक ही फेज में होते हैं। ठीक है, तो करंट भी कहाँ होगा, इसी में होगा। ठीक है, ध्यान से एकदम, ये जो करंट है कहाँ होगा, इसी में होगा। ठीक हो गया। अब ध्यान से देखना कि जब इंडक्टर की बारी आती है, इंडक्टर में वोल्टेज आगे होता है। ठीक है, ये जो इंडक्टर है ना, इंडक्टर का वोल्टेज कितना है, VL, ये आगे होना चाहिए और करंट ने पीछे होना चाहिए। करंट तो मैंने बना दिया यहाँ पे, अब इस वोल्टेज को आपने आगे दिखाना है, तो मैं इसको मानता हूँ VL। ठीक है, इसलिए माना है इसको VL, ऊपर वाले को। ठीक है, क्योंकि मैंने इस सर्किट के लिए देखो, VR तो मैंने इस लाइन को मान लिया। ठीक है, VR इस लाइन को मानने से करंट भी यही हो गया, क्योंकि VR क्या है, रेजिस्टेंस में वोल्टेज। ठीक है, और रेजिस्टेंस के केस में वोल्टेज और करंट एक ही फेज में होते हैं, तो करंट भी मैंने यही मान लिया फिर। ठीक है, V तो यहाँ था ही, VR तो यहाँ था ही। ठीक है, VR, तो करंट भी इसी फेज में हो गया फिर। ठीक है, अब जब इंडक्टर की बारी आई तो इंडक्टर का जो वोल्टेज होता है वो करंट से आगे होता है, या ऐसा कह सकते हो कि करंट पीछे होता है। ठीक है, इंडक्टर केस में, तो आपने इसमें इसको VL माना है, इस लाइन को। ठीक है, क्यों माना, ताकि देखो अब VL आगे लग रहा है नहीं करंट से, ये अगर करंट मानता हूं तो VL करंट से आगे है, या ऐसा कह सकते हैं कि ये करंट VL से पीछे है, इसलिए आपका आगे माना है VL को। ठीक है, तो ये वाली लाइन, जो ऊपर वाली लाइन है आपका वर्टिकल लाइन, वो VL दर्शा रहा है। ठीक है, और नीचे वाला जो है वो VR है। ठीक हो गया। चलो फिर अब इन दोनों के रिजल्टेंट निकालते हैं। ठीक है, आपने पहले पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय करके। ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट मान लेता हूँ V। ठीक है, इसका और इसका रिजल्टेंट V। ठीक, अब इसको इसी के सापेक्ष यहाँ एक डॉट डॉट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, VL है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ क्या है, VR है। ठीक है, तो आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा ना कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर क्या होता है, हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का, इसको क्या मानते हैं, कर्ण। ठीक है, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, इसको कहते हैं लंब, इसको कहते हैं आधार, उसको कहते हैं कर्ण। ठीक है, ये होता है 90 डिग्री। तो अगर आपके पास 90 डिग्री का ट्रायंगल है तो कर्ण का स्क्वायर, या फिर हाइपोटेन्यूज कहते हैं इसको इंग्लिश में, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर हाइट का स्क्वायर, हाइट या फिर लंब। ठीक है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय है। तो मैंने यहाँ पर देखो देखो ध्यान से देखना, दोबारा देखो, ट्रायंगल दोबारा बना रहा हूँ। देखो, सबसे पहले मैंने VR दर्शाया है, रेजिस्टेंस में वोल्टेज। अब इसी के फेज में क्या होगा, करंट होगा। ठीक, क्योंकि रेजिस्टेंस में सेम फेज में होते हैं, तो करंट भी यही हो गया। अब मुझे बनाना है VL, तो VL जो इंडक्टर में वोल्टेज क्या होता है, करंट से 90 डिग्री आगे, तो 90 डिग्री मैंने लाइन खींच दिया, ये 90 डिग्री लाइन, ये क्या है, करंट से 90 डिग्री आगे, तो ये क्या है आपका VL। ठीक है,
तो देखो फिर मुझे चाहिए इन दोनों का रिजल्टेंट, वी एल और वी आर का। तो मैंने रिजल्टेंट ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब देखो इस लाइन को मैं इधर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, कैलकुलेशन करने के लिए। तो ये लाइन सेम है, तो ये क्या है, वी एल, ठीक है, और ये लाइन क्या है, वी आर, ठीक है। तो मुझे चाहिए यू वी, ठीक है, रिजल्टेंट इज वी। तो ये वी किसकी जगह है, कर्ण की जगह, ठीक है। तो वी स्क्वायर इजिकल टू क्या होगा, लंब कितना है, वी एल, वी एल का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर, ठीक हो गया। ठीक है, फिर चलो अब देखो वी स्क्वायर की जगह वी स्क्वायर रखा। अब देखो वी एल क्या है, जो आपका कुंडली है ना, इंडक्टर, ये इसमें वोल्टेज है, ठीक है। और मैंने आपको जब ये प्योर इंडक्टिव सर्किट पढ़ाया था तो मैंने आपको क्या बोला था, वी एल इजिकल टू, ओम्स लॉ के सेम, वी एल इजिकल टू आई एक्सएल बताया था ना, वी एल इजिकल टू आई एक्सएल। तो वही रख दो यहाँ पर, क्या होगा, आई एक्सएल का होल स्क्वायर, ठीक हो गया, प्लस वी आर है, ठीक। वी आर मतलब अगर प्योर रेजिस्टिव सर्किट होता है तो वहाँ वी इजिकल टू क्या होता है, आई आर। तो वी आर की जगह मैं क्या लिखूंगा, आई आर का होल स्क्वायर, ठीक है। सब ये पीछे से रिलेट है, ठीक है, पीछे वाले टॉपिकों से। तो वी आर की जगह कितना आ गया, आई आर, ठीक है। ये वोल्टेज है, रेजिस्टेंस पे जो वोल्टेज है, तो वी का फॉर्मूला क्या होता है, वी इजिकल टू आई आर, तो लिख दिया मैंने आई आर, ठीक है। अब देखो वी स्क्वायर इजिकल टू, इस वर्ग को खोलो, आई स्क्वायर एक्सएल का स्क्वायर, ठीक है, और ये हो गया आई स्क्वायर और ये हो गया आर स्क्वायर, ठीक है। मैंने जो ब्रैकेट है उसको खोल दिया। अब देखो ठीक है, ब्रैकेट खोल दिया मैंने, ये ब्रैकेट था, ये ब्रैकेट था, इनको खोल दिया तो वर्ग अंदर आ गए, ठीक है। वी स्क्वायर, अब देखो आई स्क्वायर यहाँ भी है, आई स्क्वायर यहाँ भी है, कॉमन ले लो, आई स्क्वायर कॉमन ले लिया तो अंदर बचा एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये आई स्क्वायर इसके साथ किस में, इनटू में, गुना में, तो ये कहाँ आ जाएगा, इस साइड ले लो, वी स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर, ठीक है। और ये हो गया आपका एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये क्या चीज है, वी अपॉन आई, इसकी जगह लगते हैं हम जेड का स्क्वायर, ठीक है। देखो ये वी है, ये आई है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, वी अपॉन आई का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है, एक ही बात है, प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। देखो ये वी अपॉन आई था, मैंने इसको क्या लिखा, वी अपॉन आई का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर आप ब्रैकेट खोलोगे तो यही आएगा, तो मैंने क्या लिखा, वी अपॉन आई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। अब इस वी और आई की जगह लिखते हैं जेड का स्क्वायर, एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और जेड का मान आएगा अंडर रूट एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ठीक है। अब ये जेड क्या है, ये जेड है इम्पीडेंस, ठीक है, कुल प्रतिरोध, ठीक है। देखो जो ये सर्किट था इसमें एक प्रतिरोध ये है, ठीक है। करंट का जो विरोध करता, ठीक, जो करंट का विरोध करेगा ना रेजिस्टेंस में, वो इसका प्रतिरोध कहलाएगा। इंडक्टर में जो प्रतिरोध कहलाता है उसे हम एक्सएल कहते हैं। तो दोनों प्रतिरोधों का जो सम होता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कुल प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध क्या कहलाता है आरसी सर्किट में, सॉरी आरएल सर्किट में, ठीक है, एलआर सर्किट कहेंगे या फिर आरएल सर्किट कहेंगे, क्योंकि इसमें आर और एल लगे। तो इन सर्किटों में जो टोटल प्रतिरोध होता है उसे कहते हैं इम्पीडेंस, ठीक है। तो ये जेड क्या कहलाएगा, इम्पीडेंस, जेड क्या है आपका, इम्पीडेंस, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो गया फिर जेड का, जेड इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ठीक। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएंगे इसमें, ठीक हो गया। अब देखो फिर ठीक है, ये हो गया आपका जेड, इम्पीडेंस निकाल दिया आपने, ठीक है। अब पावर, इसमें पावर क्या होगा, ठीक है, पावर इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई, ठीक। पावर जो कंज्यूम होगा ना सर्किट में वो क्या होगा, वी आई कॉस फाई, ठीक है, ठीक हो गया, ठीक। अब ये कॉस फाई का मान निकलता कैसे है, ठीक है। चलो वहाँ तो हमें जो प्योर था वो तो मैं सीधे सीधे पता चल जाता ना, 90 है या 0 है, यहाँ कैसे पता चलता है, ठीक है। तो भी ध्यान से देखना आपने, देखो कॉस फाई बराबर होता है आर अपॉन जेड, ठीक है। इसे हम पावर फैक्टर भी कहते हैं, ठीक है। जो कॉस थीटा होता है ना इसको कहते हैं पावर फैक्टर, ठीक। तो कॉस फाई कैसे निकालोगे फिर, आर बट्टे जेड,
जितना आपका रेजिस्टेंस आएगा ना, जितना सर्किट में रेजिस्टेंस होगा, और बट्टे में क्या आएगा, कुल प्रतिरोध, जिसे हम कहते हैं इम्पीडेंस। ठीक है, तो cos फाइव इजिकल टू आर अपॉन जेड। ठीक, चलो फिर ये हो गया आपका अब आर एल सर्किट। ठीक है, इसमें बेस मेन इंपॉर्टेंट यही है, जेड। ठीक है, जेड बराबर क्या आया है, जेड इजिकल टू अंडर के अंदर एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, आगे पीछे लिखो, आपकी मर्जी है, और अभी आगे भी लिख सकते हो। ठीक है, जैसे जनरली आपको जो बुक में दिखेगा ना, ऐसा दिखता है, एक ही बात है। ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, ये है इंडक्टिव रिएक्टेंस, वो प्रतिरोध जो इंडक्टर के द्वारा उत्पन्न हुआ है, मतलब इंडक्टर की वो क्वालिटी जिसके कारण वो धारा का विरोध करता है। ठीक है, एसी धारा का। ठीक है, वो कहलाता है आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस। और ये आर है जो रजिस्टर के द्वारा करंट का विरोध किया जाता है। ठीक है, इसे कहते हैं रजिस्टेंस। ठीक है, तो आपका ये आर एल सर्किट कंप्लीट। ठीक है, तो इस वीडियो के खत्म होने के बाद मैं आपको एक दो क्वेश्चन भी दूंगा। ठीक है, उसकी फोटो भेज दूंगा आपको, आप लोगों को सॉल्व करके मुझे भेजना है। ठीक है, तो पहले मैं इसको देख लो। अब है आरसी सर्किट। ठीक, ठीक है, एक है रेजिस्टेंस और एक है कैपेसिटर। ठीक, ये हो गया आपका। ठीक, ये आर है, ये सी है। ठीक है, तो ऐसा सर्किट जिसमें एक रेजिस्टेंस लगा हो और एक कैपेसिटर लगा हो, वो क्या कहलाता है, आरसी सीरीज सर्किट या फिर सीरीज आरसी सर्किट। ठीक है, सीरीज आरसी सर्किट। ठीक हो गया। फिर मान लो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितने हैं, वी आर, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितने हैं, वी सी। ठीक हो गया। चलो फिर एकदम ध्यान से देखना है, क्योंकि ये समझ में आएगा तो रटना नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, अगर समझ में आएगा तो रटने की नौबत नहीं आएगी। चलो फिर देखो, इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब वही देखो, मैंने ड्रॉ कर लिया वी आर। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर लिया, और इसी में क्या है, आई है। क्यों है इसमें, क्योंकि हमें पता है कि रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज होता है उसी के फेज में करंट होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज होगा उसी के फेज में क्या होगा, करंट हो गया, तो करंट ड्रॉ कर दिया मैंने। अब मुझे चाहिए वीसी। ठीक है, वीसी के केस में वीसी करंट से पीछे होगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि कैपेसिटर के केस में करंट वोल्टेज से आगे होता है, तो मैं वीसी कहाँ बना दूंगा, यहाँ। अब देखो ये वीसी है अगर, तो करंट आगे है नहीं 90 डिग्री। हाँ, बस यही हमने सब जो हमने पढ़ा है उसी को हमने अप्लाई करना है। ठीक है, तो देखो जो वीसी था, वीसी में अगर सिर्फ कैपेसिटर की अगर बात करूं, तो कैपेसिटर में जो करंट होता है वो 90 डिग्री आगे होता है वोल्टेज से। ये वोल्टेज है कैपेसिटर में, उसे 90 डिग्री आगे कौन है, करंट है। ठीक है, चलो फिर अब ये वी आर है, ये वी सी है, इन दोनों का रिजल्टेंट वी ड्रॉ कर लेते हैं। ये क्या है, वी है। ठीक है, अब इसी के वो लेते हुए, इसी को मान लेते हुए हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हम कैलकुलेशन कर सकें। ठीक है, तो ये क्या है आपका वी सी। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ क्या है, वी आर। ठीक है, ये वी आर है, ये वी सी है, तो ये जो बीच की लाइन क्या है, वी है, मुझे यही चाहिए। तो वही जो पाइथागोरस प्रमेय लगाया था, ये आपका कर्ण है, ये लंब है, ये बेस है। ठीक है, तो वी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, वी स्क्वायर वी सी स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। ठीक है, हमने ये पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा हुआ है। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, ये जो आपको पाइथागोरस थ्योरम होता है उससे आया है। ठीक है, चलो फिर वी स्क्वायर का वी स्क्वायर दिया, वी सी जो आपका कैपेसिटर में जो वोल्टेज है वो कैसे निकलता है, फॉर्मूला मैंने लिखा रखा है आपको, वी सी इज इक्वल टू क्या होता है, आई एक्स सी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, आई एक्स सी का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये है आपका वी आर में क्या आएगा, वही सिंपल आई आर स्क्वायर। ठीक है, तो वी स्क्वायर का वी स्क्वायर हो गया, ये हो गया आपका आई स्क्वायर एक्स सी का स्क्वायर, ये हो गया आपका आई स्क्वायर और ये आर स्क्वायर। अब आई स्क्वायर क्या किया, कॉमन ले लिया। ठीक है, बाहर, तो एक्स स्क्वायर और आर स्क्वायर। ठीक है, देखो आई स्क्वायर यहाँ भी था, तो बाहर कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये इनटू में है तो ये अपॉन में भेज देते हैं, यहाँ वी स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर बराबर क्या आ गया,
एक्स का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, वी अपॉन आई, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, वी अपॉन आई का होल स्क्वायर, ठीक है, एक्स का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये वी अपॉन आई यहाँ जाके क्या हो जाएगा, ठीक है, जेड का स्क्वायर बराबर एक्स का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो जेड बराबर मैं यहाँ से लिख सकता हूँ एक्स का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या फिर इसी को ऐसे लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आपके पास ऐसा सर्किट है जिसमें क्या लगा है, रेजिस्टेंस लगा है और एक कैपेसिटर लगा है, ठीक है, तो उसमें जो आपका कुल प्रतिरोध, ठीक है, इम्पीडेंस, यहाँ भी कहलाएगा इम्पीडेंस ही, ठीक है, चाहे आप एल की बात करो या एल की बात करो, ठीक है, सॉरी आर की बात करो, तो जो कुल प्रतिरोध होगा ना दोनों के द्वारा, ठीक, उसको जेड से ही डिनोट करते हैं, और ये होता क्या है, इम्पीडेंस, और ये निकलता कैसे है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पर पावर कितना होगा, P इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई, कॉस फाई कैसे निकलेगा, वही कॉस फाई इज इक्वल टू आर अपॉन जेड, ठीक, सेम फॉर्मूला आगे की तरह ही, ठीक है, बस यहाँ एक्स एल की जगह क्या हो गया है, एक्स सी हो गया है, ठीक है। तो देखो फिर ये हमने एल आर सर्किट और आर सी सर्किट कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। ये जो कॉस फाई है, थीटा है ना, इसी को पावर फैक्टर कहते हैं, ठीक है, आगे आएगा डिटेल में, अभी फिलहाल इसका फॉर्मूला याद रखे रखो, ठीक है। तो ये आपका आज के लिए काफ़ी है, ठीक है। तो मैं आपको इस फॉर्मूले पे बेस न्यूमेरिकल दे रहा हूँ, ठीक है, तो आपने उनको सॉल्व करना है, ठीक है। ये वीडियो देखोगे तब समझ में आएगा कैसे सॉल्व करना है, बस आपने वैल्यू पुट करनी है, समझ में नहीं आएगा तो फिर मुझे आप मैसेज करना, ठीक है, यहाँ पर समझ में नहीं आया, ठीक है, और क्या चीज़ समझ में नहीं आई, ठीक। तो ये आपका आरसी सर्किट कंप्लीट। अब जो लास्ट टॉपिक है आपका इसमें सीरीज आरएलसी सर्किट और रेजोनेंस के केस हो गए, ठीक है, एक दो टॉपिक और है, वो एक ही के अंदर है, वो एलसीआर के अंदर ही, ठीक। तो ये आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, चलो फिर।